हाय एवरीवन। तो आज जो है कवर करने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट टॉपिक को। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा देखने को मिलता है, तो इसको जो है डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। ये जो चल रहा है हमारा लास्ट मिनट रिविजन्स का जो सीरीज है, इसमें से पहला जो चैप्टर है कवर करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को। तो क्लास 10th में हो, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाले हैं। वन शॉर्ट वीडियो में पूरा लेक्चर्स को यहाँ पे फिनिश कर लेंगे और ये लास्ट मिनट रिवीजन होगा। मतलब अब क्योंकि अभी जो है एग्जाम आने ही वाले हैं, तो यहाँ से अगर कवर कर लेते हो तो मोर देन यहाँ पे सफिशिएंट हो जाता है कॉन्सेप्ट को समझने में भी, और जिससे जो है आंसर राइटिंग बेस्ट से बेस्ट तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का पहला लेक्चर, पहला सीरीज, जिसमें से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले देखो, चैप्टर का नाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये जो है चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले तो यही हम लोग कवर करते हैं एक्चुअली रिसोर्स और डेवलपमेंट है क्या और कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक है। तभी तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये जो चैप्टर है एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हेडिंग को अच्छे से कवर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी जो जितना भी चैप्टर है, जितना भी क्रक्स है चैप्टर का, वो समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखो, सबसे पहले एक टर्म यहाँ पे है रिसोर्सेज। क्लियर है, एक टर्म है यहाँ पे दिया हुआ है, वो है रिसोर्सेज। एक्चुअल में रिसोर्स का मीनिंग क्या होता है? रिसोर्स का मीनिंग यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट विच कैन यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। ठीक है, ऐसा कोई भी थिंग्स, ऐसा कोई भी सामान जो कि हमारे लेवल को या फिर हमें जो है सेटिस्फाई कर सके। जैसे कि मैं यहाँ पे पकड़ा हूँ पेन, तो पेन क्या है, अपने लेवल में एक रिसोर्स है क्या? बिल्कुल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि ये मेरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्योंकि पेन से मैं लिख पा रहा हूँ, तो पेन से मैं लिख पा रहा हूँ तो मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मैं यहाँ से लिख पा रहा हूँ, तो इसका क्या कर रहा हूँ, मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। जैसा कि आगे जो है कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, अब ये कैमरा जो है रिसोर्स है क्या? बिल्कुल रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स होगा? क्योंकि मेरे को जो है एक पिक्चर को क्लीन करके, पिक्चर को जो है यहाँ पे फेस टू फेस यहाँ पे लाइव किए जा रहे हैं, तो मेरे को ऐसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये भी जो है कैमरा रिसोर्स होगा। जैसे कि आप लोगों के पास जो है बुक्स होगा। ठीक है, बुक्स हैं, जैसे कि एसएसटी कवर कर रहे हैं तो उसमें से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर खोले होंगे, तो बुक्स हैं। तो बुक्स क्या हमें सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा, तभी तो बुक्स को ही कवर करके एग्जाम में मार्क्स लाएंगे। तो ये क्या हो गया, रिसोर्स है क्या? बिल्कुल रिसोर्स है। तो रिसोर्स ऐसे चीज को बोले जाते हैं जिसको यूटिलाइज करके हमें हमारा अवेलेबिलिटी को पूरा अच्छे तरीके से फुलफिल किया जा सके, उसको रिसोर्स बोलते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे अगला टर्म है, वो है डेवलपमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है डेवलपमेंट का? देखो, डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि डेवलपमेंट का यूज करके या फिर रिसोर्स का यूज करके हमें क्या करना है, डेवलप करना है। डेवलपमेंट मतलब होता है विकास की तरफ जाना है, विकसित देश बनाना है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना कि 1947 तक, सॉरी 1947 नहीं, 2047 तक पूरे देश को जो है डेवलप नेशन बनाने का टारगेट है। बुक में नहीं लिखा हुआ है, कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बताते चला जाऊंगा ताकि अच्छे से समझ भी आ जाए। तो जो डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि रिसोर्स का यूटिलाइज करके कैसे हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे भारत को या फिर कैसे अपने लेवल को डेवलप कर सके, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एक चीज हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, क्या देखने को मिलता है कि रिसोर्स अपने आप में क्या है, फाइनाइट है। रिसोर्स अपने आप में फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब सीमित है। अब फाइनाइट रिसोर्स है और उसी रिसोर्स को यूटिलाइज करके हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। तो क्या हो रहा है एक्चुअल में कि रिसोर्स को तो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसके थ्रू जो है बहुत ज्यादा हमें इन्वायरमेंटल हार्म देखने को मिलता है। तो रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करें, और रिसोर्स को यूटिलाइज कर भी रहे हैं तो कैसे यूटिलाइज करते हुए प्रॉपर डेवलपमेंट की तरफ जा सके, जिससे जो इन्वायरमेंट है उसका भी हार्म ना हो सके। तो यही पूरा ओवरऑल चैप्टर्स हैं, है ना। अगर क्रक्स का समझ आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू जो है पूरा क्लास को स्टार्ट करना है और चैप्टर्स को भी स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं ताकि ये समझ भी आ जाएगा। क्या बोले हैं कि कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल। ठीक है, इन अवर विलेज एंड टाउन लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग। ये जो है एक्चुअल में इसका अगर इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली इसका जो है कंक्लूजन अगर देखोगे
तो सिंपल सा पूछ रहे हैं कि जो रिसोर्स हैं अपने लेवल में कौन कौन से रिसोर्स हैं जिसको यूटिलाइज करके डेवलपमेंट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे विलेज और टाउन का एग्जांपल लिए, मैं भी विलेज और टाउन का ही एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि विलेज का एक एग्जांपल लेते हैं। विलेज में पूरा क्या लगे रहते हैं, लाइट लगे रहते हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइट लगे रहते हैं। अगर एक समय के लिए सोचो कि लाइट अपने आप में रिसोर्स है क्या, बिल्कुल रिसोर्स है, क्योंकि ये तो पूरा विलेज का क्या कर रहे हैं, एस्पिरेशंस को फुलफिल कर रहे हैं। कैसे एस्पिरेशंस, क्योंकि लाइट है तभी तो क्या है, पूरा जो है एक प्रकाशमान है, ऐसा समझ लो। तो लाइट है तो लाइट से जो है डे टू डे फिनोमेना या फिर जो वॉकिंग हो रहा है सब चीज में सुविधा मिलेगा। और लाइट अगर है तो थोड़ा सा इसको क्या कंसिडर किए जाते हैं कि डेवलप्ड विलेज है, इस तरीके से। तो लाइट अपने लेवल में क्या है, रिसोर्स है। अब इसी लाइट का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइट अपने आप में रिसोर्स है। और एग्जांपल कई तरीके के एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि विलेज में अभी भी क्या होता है, हैंड पंप्स होते हैं। तो हैंड पंप्स क्या है, रिसोर्स है, तभी तो जो है पूरा पानी को यहाँ पे निकाले जा रहे हैं, डे टू डे फिनोमेना में वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हैंड पंप भी क्या है, रिसोर्स ही है। अदर और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो कई एग्जाम्पल है जिसके थ्रू या फिर आसपास में जितना भी थिंग्स हम लोग देखते हैं सब जो है रिसोर्स के अंदर ही आते हैं, क्योंकि जो वो है, जो आसपास में जितना भी इन्वायरमेंट में जो कुछ भी है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे एस्पिरेशंस को ही फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं, ठीक है। तो रिसोर्स और डेवलपमेंट ये समझ आ गया। तो वही बोले हैं कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी सेटिस्फाई आवर नीड्स, उसी को बोले जाते हैं रिसोर्सेज, प्रोवाइडेड दैट इट इज अ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब ये टर्म कहाँ से आ गया, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का सिंपल सा मतलब है कि जैसे कि हमारे पास क्या है, कोल है। कोल अपने आप में रिसोर्स है, बिल्कुल रिसोर्स है। तो कोल रिसोर्स है, लेकिन कोल को हमें क्या बनाना है, एनर्जी में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है। तो जरूरत किसका पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का ही जरूरत पड़ेगा। हमारे पास जो है वाटर है, अब वाटर से हमें टरबाइन का यूज करके हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। तो टरबाइन क्या हो गया, क्या हो गया टरबाइन, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली हो गया। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना चाहिए, ऐसा बोले गए हैं, ठीक है। तो कोल का एनर्जी जनरेट करोगे तो टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। वाटर से, हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जनरेट करोगे तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे एक्सेसिबल होना चाहिए। उसी के साथ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल तो है, उसी के साथ जो है इकोनॉमिकली भी हमें फिजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है जैसे कि कोल से एनर्जी जनरेट करोगे तो कोल से एनर्जी जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, थर्मल पावर प्लांट चाहिए, थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जिसके थ्रू हम लोग उसका यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा तो वो तो इकोनॉमिकली फिजिबल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिबल है। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब होता है जिसको जो है चीप में या फिर थोड़ा सा एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए, प्लस कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब सोशल नॉर्म में इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जैसे कि कोल से एनर्जी जनरेट करोगे, ठीक है, तो उसको थर्मल पावर प्लांट मतलब ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन कई जगह क्या ऐसे देखने को मिलता है कि इसका भी यहाँ पे जो है विरोध टाइप करने लगते हैं, लेकिन उसमें हमें नहीं जाना है। लेकिन ये भी क्या होता है, एग्जाम्पल है कल्चरली एक्सेप्टेबल का। तो रिसोर्स समझ आ गया है ना, ये सब चीज होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी यहाँ पे होना चाहिए। ओनली वेन दिस थ्री कंडीशन आर फुलफिल्ड डज समथिंग बिकम अ रिसोर्सेज। अगर ये तीन चीज यहाँ पे जो है यूटिलाइज कर रहे हो, एक्सेसिबल है, तो सीधी सी बात है और रिसोर्स का ही एग्जाम्पल है। और आसपास में जितना भी देखोगे सब रिसोर्स का ही एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि इस रूम में जो है ट्यूबलाइट लगा हुआ है, सिंपल से एक और एग्जांपल समझो ताकि कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं रहना चाहिए, पूरा क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। अब ये ट्यूबलाइट जो है, पहले बात तो ये क्या है, ट्यूबलाइट रिसोर्स है क्या, बिल्कुल रिसोर्स है। हम क्यों बोल रहे हैं कि ट्यूबलाइट रिसोर्स है, क्योंकि ये तीनों जो कंडीशंस दिए गए उसको फुलफिल कर रहे हैं। कौन कौन सा, पहला जो है ये टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल है, बिल्कुल एक्सेसिबल है ना, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेसिबल है, सीधी सी बात है। इकोनॉमिकली फिजिबल है, मतलब इसको बाई कर रहे हैं, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये ट्यूबलाइट, तो ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर लिए। प्लस कल्चरली भी ये एक्सेप्टेबल है ना, ये सोसाइटल हो गया, कल्चरल तो एक्सेसिबल ही है, तभी तो ट्यूबलाइट का यूज कर रहे हैं। तो जब ये तीनों कंडीशंस को यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं तो इसको क्या बोलोगे कि ये इज रिसोर्सेज है। तो अपने आसपास में सामान देखो, ठीक है, हर एक पॉइंट को देखना,
हर एक चीज में, हर एक थिंग्स में तीन चीज यहाँ पे कंपलसरी देखने को ही मिलेगा, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और जो है कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, तीन चीज यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ह्यूमन बींग्स है और ह्यूमन बींग्स को अगर रिसोर्स के साथ कनेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे कोई ह्यूमन बींग्स है, अब इस ह्यूमन बींग्स को अगर मेरे को कोई रिसोर्स के साथ अगर इसको कनेक्ट करना है तो मेरे को क्या जरूरत पड़ेगा। देखो, इसी को बोले जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज। कैसा? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन, आसपास देखो अपने को एज्यूम करना और अपने को जो है एज अ रिसोर्स की तरह यूटिलाइज करना, तो इसमें तीन चीज के साथ इंटरेक्शंस आता ही आता है। जैसे यहाँ पे देखो, ह्यूमन बींग्स हो, बीच में सेंटर अपने आप में रखो, अपने को जो है फिजिकल इन्वायरमेंट या फिर नेचर के साथ एक्सेसिबल हो क्या? बिल्कुल हो। ह्यूमन बींग उसी के साथ इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, है ना, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गए, उसके साथ भी कनेक्ट हो। टेक्नोलॉजी के साथ भी एक्सेसिबल हो क्या? बिल्कुल है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप्स रन करते हैं, वो एग्जाम्पल किसका है? टेक्नोलॉजी का ही एग्जाम्पल है। तो ये सब आपस में जो है इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं है, ये सब तीनों जो है आपस में डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? अगर इंस्टीट्यूशन जा रहे हो, स्कूल्स जा रहे हो, तो स्कूल्स में जो है कंप्यूटर्स होंगे, तो स्कूल में जा रहे हो, कंप्यूटर सीख रहे हो, तो कंप्यूटर किसका एग्जाम्पल हो गया? टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल हो गया। अब जो है हमें स्कूल जाना है, तो स्कूल जाओगे तो किससे जाओगे? या तो बाइक से जा सकते हो, या तो फिर जो है स्कूल्स का जो है क्या बोलते हैं, बसेस आते हैं, तो बसेस से भी जा सकते हो। लेकिन जो बसेस आ रहे हैं, तो बसेस को भी तो बनाने में टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज हुआ होगा, टेक्नोलॉजी का ही यूटिलाइज किए होंगे। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में एक एग्जांपल आता है जैसे कि सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर को बनाओगे तो सेमीकंडक्टर किस में यूटिलाइज करते हो? टेक्नोलॉजी में यूटिलाइज करते हो। जैसे कि कंप्यूटर बना रहे हो, तो कंप्यूटर में चिप्स का यूज होगा, है ना, चिप जो आते हैं उसका यूज करोगे। चिप का बनते कहाँ से? चिप सेमीकंडक्टर से बनते हैं। सेमीकंडक्टर आता कहाँ से है? फिजिकल इन्वायरमेंट से, नेचर से आता है। तो बोलने का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग यही है कि जो ह्यूमन बींग्स है ये तीनों लेवल में यहाँ पे इंटरकनेक्टेड होते हैं। ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ भी कनेक्ट होते हैं, ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी के साथ भी कनेक्ट होते हैं, और इंस्टीट्यूशंस के साथ भी ये कनेक्ट होते हैं। और ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे के साथ पूरा डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि यहाँ पे बताए हूँ। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे कि हम लोग जो हैं ह्यूमन बींग्स हैं, अब ह्यूमन बींग्स के थ्रू जैसे कि हम लोग टेक्नोलॉजी में एग्जांपल लेते हैं लैपटॉप। अब हम लोग लैपटॉप के साथ जो है कनेक्ट हो रहे हैं। अब जैसे ही लैपटॉप के साथ जो है कनेक्ट हो रहा है तो हमें जो है पूरा वर्ल्ड का एक्सेस मिल रहा है। अब वर्ल्ड का एक्सेस मिल रहा है तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने को एडवांसमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। जब अपने लेवल में एडवांसमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया का जो है एडवांसमेंट हो जाएगा। और जैसे इंडिया का एडवांसमेंट हो जाएगा तो जो है 2047 में जो इंडिया का डेवलप्ड नेशंस का टारगेट है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है तीनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। लेकिन एक चीज डाउट आएगा। कौन सा डाउट आएगा? ये कि हम लोग अभी तक तो बोल ही रहे हैं कि रिसोर्स है, रिसोर्स है, तो एक्चुअली क्या जो रिसोर्स दिए गए हैं वो मैन मेड है कि ह्यूमन है? थोड़ा सा है ना लिंक करने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो रिसोर्सेज हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं तो ये रिसोर्सेज क्या नेचर के द्वारा दिए गए हैं? दो पॉइंट आता है, क्या ये नेचर के द्वारा दिए गए हैं या फिर क्या इसे ह्यूमन मेड किए गए हैं, मतलब या किसी इंसान के द्वारा इसे बनाए गए हैं। जो रिसोर्सेज है, अभी रिसोर्स कवर कर रहे हैं, तो रिसोर्स क्या नेचर के द्वारा दिए गए हैं या फिर किसी इंसान के द्वारा बनाए गए हैं? तो ध्यान रखना कि जो रिसोर्स होते हैं ये नेचर से भी हमें मिलते हैं और ह्यूमन मेड से भी मिलते हैं। क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं यहाँ से, ध्यान देना। नेचर से कैसे? जैसे कि माउंटेन हो गया, हिमालय पर्वत हो गए, हम लोग इसे बनाए हैं क्या? नहीं, ये नेचर से मिला हुआ है हमें। ठीक है, तो माउंटेन एग्जाम्पल हो गया। रिवर हो गया, अब ये रिवर सिस्टम को हम लोग बनाए हैं क्या? नहीं, ये तो नेचर से मिले हैं, जब हम लोग नहीं थे तब भी है। ठीक है, तो ये रिवर भी एग्जाम्पल किसका हो गया? नेचर का एग्जाम्पल हो गया। उसी के साथ जैसे कि फॉरेस्ट हो गया। अब फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट हम ही लोग किए हैं क्या? नहीं, ये भी जो है एग्जाम्पल हो गए नेचर का। जैसे कि सॉइल हो गए, मिट्टी हो गए, सॉइल को हम लोग बना रहे क्या? इसको भी नहीं बना रहे। मतलब नेचर का सीधे से मतलब है कि इसे जो है नेचर के द्वारा दिए गए हैं, ह्यूमन मेड के द्वारा नहीं बनाए गए हैं।
ये जो है नेचर से हो गया। अब कई ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जिसे जो है मैन के द्वारा भी बनाए जाते हैं, इंसान के द्वारा भी बनाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पेन, जैसे कि मैं पेन से लिख रहा हूँ तो इसे जो है नेचर के द्वारा नहीं दिए गए, इसे जो है इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, तो इसको क्या बोलोगे, ह्यूमन मेड बोलोगे। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि सैटेलाइट हो गया। अब ये जो सैटेलाइट है इसे किसके द्वारा बनाया गया है, ये देखो जो सैटेलाइट होता है ये नेचुरल भी सैटेलाइट होते हैं, जैसे कि मून हो गया, अर्थ का एक सैटेलाइट कौन सा होता है, मून होते हैं, चंद्रमा होते हैं। अब वही सैटेलाइट को अदर भी सैटेलाइट ऐसे भी होते हैं जिसे इंसान के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं, तो सैटेलाइट नेचर भी होते हैं, ह्यूमन मेड भी होते हैं। और एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि पीसी हो गया, जैसे कि लैपटॉप्स हो गए, है ना, मोबाइल्स हो गए। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिसे ह्यूमन मेड के द्वारा बनाए जाते हैं, तो रिसोर्स दोनों तरीके से यूटिलाइज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे बोले जा रहे हैं कि जो नेचर है, इस नेचर में जो दिए गए हैं जितना भी रिसोर्सेज जो नेचर के द्वारा दिए गए हैं, क्या वो एक्चुअली क्या बोले गए हैं, वो गिफ्ट है कि या फिर फ्री गिफ्ट है। इस पॉइंट को समझना कि आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नहीं, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हिमालय हो गया। अब ये हिमालय जो है नेचर के द्वारा तो दिए गए हैं लेकिन फ्री गिफ्ट नहीं है। क्यों फ्री गिफ्ट नहीं है, कि अगर कोई इंसान के द्वारा इसे जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन किए जाते हैं, ह्यूमन के द्वारा, इंसान के द्वारा अगर हिमालय पर्वत में ओवर एक्सप्लॉयटेशन किए जा रहे हैं, माइनिंग किए जा रहे हैं, है ना, माइनिंग एक्टिविटी चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी रन कर रहे हो, रोड्स बना रहे हो, तो हिमालय ऐसा नहीं कि चलो बनाओ, बनाते रहो, हम हमारा जो है कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। जितना ज़्यादा यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे, बिल्डिंग हो गया, रोड बनाओगे, उतना ज़्यादा हिमालय पर्वत यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो जो है बैरन हो गया, बंजर जमीन हो गया, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं बोल सकते कि जो रिसोर्स दिए गए हैं वो फ्री गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट ऐसा नहीं है। अगर इस हिमालय पर्वत का अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो हिमालय पर्वत ऑटोमेटिकली ठीक तरीके से रहेगा जैसे वो है। लेकिन अगर इसमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे, और ये सब इंसान के द्वारा ही किए जाएंगे, रोड बिल्ड कर रहे हो, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो हिमालय में, तो ये क्या होगा, उसका डिस्ट्रॉयमेंट हो जाएगा। तो वही बोले हैं कि रिसोर्स एज अ फंक्शनल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, कि किस तरीके से फंक्शंस कर सकते हो। अभी एग्जांपल दिया हूं कि हिमालय पर्वत में अगर इसको जो है बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिस से साथ अगर इसको यूटिलाइज करोगे हिमालय को तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर इसमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज यही ह्यूमन बींग्स हैं, या तो जो हिमालय है ये यूजेबल है, अभी हिमालय जो है यूजेबल है तो इसे जो है अनयूजेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर कोई भी चीज़ अनयूजेबल है इसको यूजेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई बंजर जमीन है तो उसको उपजाऊ बना सकते हैं, और उपजाऊ जमीन है उसको बंजर बनाया जा सकते हैं। ये किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं, केवल और केवल ह्यूमंस के द्वारा ही इसको बनाए जा सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म नेचुरल मटेरियल इनटू यूजेबल रिसोर्सेज। अब यूजेबल रिसोर्सेज में बनाओगे, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं बैरन जमीन का। अब ये तो बैरन है ना, बंजर जमीन है, तो इसको जो है यूटिलाइज करके कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, या तो कोई नॉलेज होगा उससे यूटिलाइज करोगे, या फिर कोई स्किल्स होगा, या फिर कोई टेक्नोलॉजी होगा जिसके थ्रू जो बैरन जमीन है, जो बंजर जमीन है, उसको उपजाऊ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये केवल और केवल किसके द्वारा किए जा सकते हैं, ह्यूमन के द्वारा ही किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे दो पॉइंट आएगा। पहला बोले हैं कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो पहला आंसर तो नो हो गया कि ये जो है फ्री गिफ्ट नहीं है। अब फ्री गिफ्ट तो नहीं है इतना तो समझ आ गया, जैसे कि एग्जांपल ये हिमालय का। अब हिमालय तो नेचर के द्वारा दे दिए लेकिन फ्री फ्री गिफ्ट नहीं है। अब हिमालय नेचर के द्वारा दिए गए हैं तो इंसान के पास दो लॉजिक है, दो पॉइंट है, या तो इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किए जा सकते हैं, प्लानिंग के साथ यूटिलाइज किए जा सकते हैं, या फिर इसको जो है बैरन जमीन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी किए जा सकते हैं। तो ये तो रहा इसका जो है क्या गिफ्ट नेचर के द्वारा फ्री गिफ्ट है क्या नहीं है उसका एग्जांपल। लेकिन जो रिसोर्सेज होता है ये अपने लेवल में ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसको भी कई कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला कैटेगरी जो डिवाइड करेंगे वो है ओरिजिन के बेस में, कि कैसे रिसोर्स को जो है क्लासिफाई किए जा सकते हैं। कई तरीके हैं इसको क्लासिफाई करने का, तो जो पहला बेस्ट तरीका है वो तरीका है कि उसका ओरिजिन देखो। अब रिसोर्स समझ आ गया है कि रिसोर्स किसको बोलते हैं, तो रिसोर्स या तो ओरिजिन्स के बेस में क्लासिफाई किया जा सकते हैं। कैसे ओरिजिन के बेस में, या तो जो ओरिजिन हुआ होगा वो बायोटिक हुआ होंगे या फिर एबायोटिक हुआ होंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है,
कि जो रिसोर्स होगा या तो बायोटिक होगा या फिर अबायोटिक होगा। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, जो बायोटिक होते हैं उसको बोले जाते हैं लिविंग थिंग्स को, है ना, क्योंकि रिसोर्स जो है लिविंग भी हो सकते हैं, अनलिविंग भी हो सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो पहले बात तो मैं लिविंग हूँ, उसी के साथ मैं अपने लेवल में भी एक ही रिसोर्स हूँ, तभी तो यहाँ पे मैं टीच कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो किसी का क्या हो रहा है, यहाँ पे यूटिलाइज कर पा रहे हैं इस पूरा पीपीटी को, इस क्लास को जो है पूरा ग्रैब कर पा रहे हो, तो मैं भी तो रिसोर्स हूँ, तभी तो किसी का सेटिस्फेक्शन से यहाँ पे फुलफिल कर पा रहा हूँ। तो जो बायोटिक होते हैं लिविंग बींग्स को बोलते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल होगा, जितना भी लिविंग थिंग्स हैं वो पूरा बायोटिक के अंदर रखे जाते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इसे अबायोटिक के अंदर रखे जाते हैं। जैसे कि चेयर हो गया, ये पेन पकड़ा हूँ तो पेन वाटर मिनरल है ना, ये सब एग्जाम्पल होते हैं अबायोटिक के। तो ये तो पहला हो गया जिसके थ्रू हम लोग रिसोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। और भी तरीके हैं जिसके थ्रू रिसोर्स को क्लासिफाई किए जा सकते हैं, जैसे कि एग्जॉस्टिबिलिटी के नाम में, इसका मतलब होता है कि कोई भी रिसोर्स अपने पास है वो खत्म हो पाएगा या फिर पूरा इनफाइनाइट तक चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान रखना, जो एक्सेसिबिलिटी होते हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी होते हैं, इसे दो तरीके से जो है क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला को बोले जाते हैं रेन्यूएबल, रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से भी सबको पता होगा रिन्यूएबल, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू रिसोर्स को और भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं। रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसे बार बार रिन्यू किया जा सके, ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में सिंपल सा मीनिंग होता है जिसे बार बार रिन्यू किया जा सके, अगर एक बार खत्म हो गया तो उसको रिन्यू किया जा सकते हैं। जैसे कि जो रिन्यूएबल है इसका एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे पेन का, सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि ये पेन हो गया। अब ये पेन मान लो डिस्ट्रॉय हो गया या फिर गिर गए, खराब हो गए, तो इसको तुरंत जो है और बनाया जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको तुरंत नहीं बनाया जा सकते, और अगर एक बार खत्म भी हो गए तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा सालों साल, है ना, लाखों साल इस तरीके से टाइम यहाँ पे चले जाते हैं, टाइम कंज्यूम होते हैं। एग्जाम्पल इसका अगर लेते हैं, जैसे कि कोल हो गया। अब कोल जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ में अगर कोल का मात्रा समाप्त हो गया तो इसको नया बनने में बहुत ज़्यादा सालों का टाइम लग जाएगा, है ना, लाखों सालों का यहाँ पे टाइम लग जाएंगे, तो नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से जो है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिसे तुरंत बाद अगर डिस्ट्रॉय होता है या फिर खत्म हो जाते हैं तो उसको बनाया जा सकता है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं एक बार खत्म हो गया तो उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकते, है ना, लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, उसको नॉन रिन्यूएबल बोले जाते हैं। लेकिन यही दो ही यहाँ पे क्लासिफिकेशंस नहीं है, और कई तरीके के भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कोई भी रिसोर्सेस को। तो अलग नंबर जो है नेक्स्ट है वो है ओनरशिप के हिसाब से, कि कैसे हम लोग एज अ ओनरशिप के हिसाब से भी नंबर को क्लासिफाई कर सकते हैं, जो रिसोर्स है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन आएगा वो इंडिविजुअल के बेस में, मतलब ओनरशिप, ओनरशिप मतलब होता है मालिक, मालिकाना या फिर हक बोल सकते हो। या फिर जैसे देखो, इसको सिंपल से ऐसे समझो, जैसे कि ये कोई लैंड है ना, ये कोई जमीन है। अब इस जमीन का मालिक कौन कौन हो सकता है, या तो कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल सिंगल आदमी या फिर इंसान हो सकते हैं, या तो इस लैंड को जो है कोई कम्युनिटी हो गया, वो लोग यहाँ पे ला के इसको जो है ओनरशिप कर सकते हैं, मालिक उसका बन सकते हैं। या तो इसका मालिक या तो नेशनल गवर्नमेंट होगा, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकते हैं या फिर नेशनल हो सकते हैं। या तो इस लैंड का जो मालिक हो वो या फिर ये इंटरनेशनल हो सकते हैं, ठीक है। तो ओनरशिप के हिसाब से भी पूरे जो रिसोर्स है उसको क्लासिफाई किए जा सकते हैं, क्योंकि जो लैंड का भी एग्जांपल दिया हूं ये तो भी अपने लेवल में रिसोर्स है, लैंड भी तो रिसोर्स है, क्योंकि रिसोर्स किसको बोलते हैं, हमारे जो एक्सेसिबिलिटी है, हमारे जो लेवल है, सेटिस्फेक्शन लेवल है, उसको फुलफिल किया जा सके। तो लैंड ये है, अब लैंड में घर बना के रह रहे हो तो लैंड क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, क्योंकि हमारे जो होम बने उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसको इंडिविजुअल के बेस में, कम्युनिटी बेस में, नेशनल बेस में और इंटरनेशनल बेस में, इस तरीके से भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ डेवलपमेंट की स्टेटस, कि किस तरीके से डेवलपमेंट जा रहे हैं उसके हिसाब से भी जो है इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक और रिजर्व, मतलब कि जैसे कि डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखोगे तो कोई ये लैंड है तो इसका जो है पोटेंशियल कितना है, इस तरीके से डेवलप हुआ है कि नहीं, या फिर स्टॉक कितना है, या फिर रिजर्वमेंट में है कि नहीं है, रिजर्व किए हैं या फिर अनरिजर्व है। तो इस तरीके से भी डेवलपमेंट के हिसाब से इसको क्लासिफाई किए जा सकते हैं।
तो ये तो रहा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझे हैं, ये बुक्स में भी है कि कैसे रिसोर्स को यहाँ पे क्लासिफाई किए जा सकते हैं। तो देखो इस पॉइंट को मैं पहले ही समझा चुका हूँ, इस पॉइंट को, ये जो टेबल लिख रहे हैं ना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में है तो डिटेल के साथ कवर करते हैं। जो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स दो तरीके के बनाए जाते हैं। एक रिसोर्स ऐसे होता है जो कि नेचुरल रिसोर्स होते हैं, और सेकेंड ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, है ना, इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बता दिया हूँ, जैसे कि पेन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, है ना, पीसी हो गए, लैपटॉप हो गए, ये सब इंसान के द्वारा बनाए जा सकते हैं। बाइक हो गए, है ना, ये सब एग्जाम्पल है। तो जो ह्यूमन है इसे स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशंस और क्वांटिटी और क्वालिटी इस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। क्वांटिटी मतलब होता है कितना मात्रा में है, ठीक है। जो क्वांटिटी होता है ये नंबर को शो करता है, ध्यान रखना। लेकिन जो क्वालिटी होता है वो कोई भी चीज का क्वालिटी कितना है उस पॉइंट को यहाँ पे बताते हैं। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्स में एक आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकेंड आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी इसके बारे में डिस्कस किए तो अब ये नहीं डाउट आना चाहिए कि रिन्यूएबल रिसोर्स किसको बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसको बोलते हैं, ये डाउट अब नहीं आना चाहिए, ठीक है। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल समझ आ गया। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल मतलब होता है कि एक बार खत्म हो गया तो उसको बनने में सालों साल का टाइम लग जाएगा, तुरंत इसको नहीं बनाया जा सकते। तो नॉन रिन्यूएबल को भी दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक को रिसाइक्लेबल और सेकेंड को नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल मतलब होता है कि जिसको पुनः रिसाइकल किया जा सके। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक का जैसे कि झिल्ली हो गया या फिर पॉलीथीन हो गया या फिर बोतल हो गए, तो इसको जो है जैसे ही फेंक दोगे या फिर उसको जो है रिसाइकल करके और दूसरा जो है प्लास्टिक में कन्वर्ट किया जा सकते हैं। पॉलीथीन भी जो है क्या है, प्लास्टिक है, बॉटल भी प्लास्टिक है। तो बॉटल को रिसाइकल करके पॉलीथीन बना सकते हैं या फिर पॉलीथीन को रिसाइकल करके बॉटल बना सकते हैं, क्योंकि दोनों अपने लेवल में क्या है, प्लास्टिक ही है, ठीक है। जो रेन्यूएबल एनर्जी होते हैं या फिर सोर्सेज जो होते हैं, इसको दो तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। पहला क्लासिफाई जिसे कंटिन्यूअस या फिर फ्लो बोल लो। सेकेंड जो है जिसे बायोलॉजिकल बोल लो, जो कि नेचुरल वेजिटेशंस में हो सकता है या फिर वाइल्ड लाइफ हो सकते हैं। बायोलॉजिकल यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग समझो, बायो, बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मतलब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ क्या होता है, लिविंग थिंग्स होते हैं। नेचुरल वेजिटेशंस हो गया, फॉरेस्ट हो गया, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशंस का एग्जांपल फॉरेस्ट ही आते हैं, ठीक है। टेबल समझ आ गया। देखो लेकिन अभी जो है एट प्रेजेंस क्या देखने को मिल रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं उसका बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किए जा रहे हैं। कैसे इनडिस्क्रिमिनेट, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई रिसोर्स मिला तो उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो इकोसिस्टम को यहाँ पे हार्म होगा, और इकोसिस्टम को जैसे ही हार्म होगा तो जितना भी जो इकोसिस्टम है वो पूरा अनस्टेबल हो जाएंगे, और अनस्टेबल होंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने को मिलता है। क्यों हम लोग इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहे हैं, या तो सबसे पहले जो अपना ग्रीडी है, जो लालचीपन है, उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेप्लेट कर रहे हैं, उस रिसोर्स को डेप्लेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई अगर एग्जांपल लिया जाए तो कोई ये लैंड हो गया, है ना, इसमें हम लोग कल्टीवेशंस करेंगे, खेती करेंगे। अब हम लोग जो है क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्या हो गए, ग्रीडी हो गए। अब जैसे ही बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए तो यहाँ पे जो है 1 एकड़ जो है ये लैंड है। अब इस 1 एकड़ लैंड में मान लो जो है 2 क्विंटल यहाँ पे धान हो रहे हैं, 2 क्विंटल जितना भी अनाज है वो मिल रहे हैं। लेकिन हम लोग ओवर ग्रीडिंग के चक्कर में क्या कर रहे हैं, इसको इससे जो है हम लोग 4 क्विंटल या फिर 5 क्विंटल इस तरीके से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। अब एक्सपेक्टेशंस करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डालोगे, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, है ना, वाटर इन्वेस्ट करेंगे, तो ये पूरा रिसोर्स का क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा क्या हो गए, ग्रीडी हो गए। और उस ग्रीडी को यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्स को डिप्लॉय करेंगे, रिसोर्स को जो है डिप्लेशन में करेंगे। प्लस जो वेल्थ है ना कुछ ही लोगों के हैंड में यहाँ पे जा रहे हैं। जैसे देखो कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे बुक में भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अब इस छत्तीसगढ़ का अगर एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कोल का जो जितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है या फिर कोल जो है, कोल का मात्रा जहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है तो उसमें एनर्जी जनरेशन भी ज़्यादा होगा। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया छत्तीसगढ़। सेम एक और एग्जाम्पल लेते हैं राजस्थान का। अभी राजस्थान का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट किए जाते हैं, जैसे कि विंड हो गया, विंड के साथ जो हाइड्रो पावर हो गए,
ये सब कहाँ देखने को मिलता है? मोस्टली राजस्थान एरिया में देखने को मिलते हैं। तो इसका अधिकता कहाँ? राजस्थान में होगा। तो इससे क्या हो रहे हैं कि एक रिच और पुअर के यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। ये तो एग्जाम्पल है स्टेट का, ये इंडिविजुअल हैंड में भी इस तरीके से जो है सोच सकते हो। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है कि जो कोल का ज़्यादा जो है मात्रा में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ कोल के मामले में क्या हो गया? रिच हो गया। लेकिन राजस्थान में जो है कोल तो नहीं मिलता, तो कोल के मामले में राजस्थान क्या हो गया? पुअर हो गया। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ कोल के मामले में अगर रिच है तो विंड और हाइड्रो पावर के मामले में क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहे हैं कि जो रिच हो रहे हैं, जो पुअर हो गए, इस चीज़ में डिवाइड हो रहे हैं। ये एग्जाम्पल स्टेट का इंडिविजुअल लेवल में भी इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा डिप्लॉय करोगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशंस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिप्लेशंस करेंगे, तो सबसे पहले जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ये बहुत बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के साथ जो ओजोन लेयर होता है उसका भी डिप्लेशन होगा, क्योंकि ओजोन लेयर जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आ रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो रेज आते हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्मफुल होते हैं। तो जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, तो स्किन कैंसर उसी के वजह से ही होते हैं। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, प्लस जो लैंड डिग्रेडेशन वो भी देखने को मिलेगा अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हमें यहाँ पे नहीं करना है। जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। छत्तीसगढ़ में जैसे कि कोल की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है, तो कोल का सप्लाई राजस्थान में होना चाहिए। राजस्थान में विंड और हाइड्रो पावर ज़्यादा है, तो इसका सप्लाई छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। तो इस तरीके से एक जो इक्विटेबल बैलेंस होता है, ये बैलेंस प्रॉपर अच्छे तरीके से बन जाएगा, है ना। इसी को तो यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस बोल रहे हैं। क्यों इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस जरूरी है? क्योंकि इससे जो लाइफ ऑफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो सस्टेंस करने का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ग्लोबल इसी तरीके से पीस रहेंगे। जो डेवलपमेंट होगा वो बैलेंस डेवलपमेंट होगा। कैसे बैलेंस डेवलपमेंट होंगे? छत्तीसगढ़ में जैसे कि कोल है तो कोल के फील्ड में तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन विंड के फील्ड में तो यहाँ पे लो हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान विंड के फील्ड में तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन कोल के फील्ड में यहाँ पे कम हो जाएंगे, है ना, लो लेवल में चले जाएंगे। लेकिन अगर इसी चीज़ को इक्विटेबल लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो एक बैलेंस बन जाएगा। ना छत्तीसगढ़ यहाँ पे ओवर जो है रिच होंगे, नहीं राजस्थान यहाँ पे ओवर रिच होंगे। तो इस तरीके से पूरा इंडिया एज अ होल यहाँ पे इक्विटेबल लेवल में जो है यूटिलाइज किए जाएंगे। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि इफ ओवर यूज बाई अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यू द फ्यूचर ऑफ द प्लानेट इज डेंजर। क्योंकि यहाँ पे जिस एरिया में ज़्यादा मात्रा में कोई भी मिनरल या फिर कोई भी रिसोर्स मिल रहा है वो तो ज़्यादा धनवान हो जाएगा, रिच हो जाएगा, लेकिन अदर कंट्री का क्या होगा? जो कि वो तो पुअर है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्स की मात्रा उतना ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इशू होता है। और उसी के लिए जो रिसोर्स प्लानिंग है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसके लिए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रिसोर्स प्लानिंग का सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि जैसे अभी बताया कि एक प्लान तरीके से जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अगर कहीं पे रिसोर्स ज़्यादा है तो जो ज़्यादा नहीं है या फिर जिस एरिया में कम रिसोर्सेस हैं वहाँ पे सप्लाई किया जाना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा कोई रिसोर्सेस कम एरिया में सप्लाई करो, जहाँ पे कम है वो उसको जो है ज़्यादा सप्लाई करो। तो इस तरीके से अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो प्लानिंग की जरूरत होगा। ऐसा तो नहीं कि कहीं पे भी जो है कहीं का चीज़ यहाँ पे कहीं पे भी अपलोड कर दो या फिर कहीं पे भी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा नहीं। उसके लिए जो है प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होता है, स्ट्रक्चरल प्लानिंग की जरूरत होते हैं। और जैसे प्लानिंग होगा तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एट प्रेजेंट जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, याद रखोगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइज तो करोगे, लेकिन ऐसे यूटिलाइज करना है कि पहले बात तो जो इन्वायरमेंट है उसका हार्म नहीं होना चाहिए, है ना। जो इन्वायरमेंट, जो इकोसिस्टम, जो पर्यावरण है उसका यहाँ पे हार्म नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी यूटिलाइज करना है कि अगर उसको यूटिलाइज करते हो तो हम लोग तो उसका फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो लोग भी उसका यूटिलाइज कर सके। इस तरीके से जो है अगर कोई काम कर रहे हो तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोले जाते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ नॉर्म्स, जैसे कि अभी डिस्कस किए हैं। और सस्टेनेबल को एग्जिस्टेंस जो कि की पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, विच मीन्स मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। अभी क्या हो रहा है इसको अच्छे तरीके से समझ जाओ। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है
इसको अच्छे से समझो, क्योंकि आगे इसके बारे में और है, तो वहां से यहीं से कवर कर लोगे तो और ज़्यादा बेस्ट होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम में क्या कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट है उसको पूरा क्लीन कर रहे हैं। अब फॉरेस्ट क्लीन होगा तो जो पॉल्यूशन है वो बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होगा। तो डेवलपमेंट तो करो, नो डाउट डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए जो इकोसिस्टम को हार्म कर रहे हैं वो इकोसिस्टम हार्म नहीं होना चाहिए। हमें कैसा डेवलपमेंट की जरूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरत है, सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट की जरूरत है। कि अभी तो डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन अभी डेवलपमेंट कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर का जो जनरेशन हो वो इससे कॉम्प्रोमाइज करे। मतलब यहाँ पे सिंपल से समझो, जैसे कि हमारे पास 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, वहां पे एग्रीकल्चर कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से एग्रीकल्चर किया तो 5 kg यहाँ से हमें अनाज मिल गया, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझना, 1 एकड़ जमीन में 5 kg हमें मिल गया। हमें इस लैंड का 1 एकड़ का जमीन को ऐसे यूटिलाइज करना है जिसके थ्रू अगर कोई हमारा नेक्स्ट जनरेशन आता है या फिर फ्यूचर जनरेशन आते हैं तो 1 एकड़ जमीन से 5 kg ही यहाँ पे अनाज मिलना चाहिए। अगर इस तरीके से कर रहे हो तो इसको बोले जाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर 5 kg से 4 kg हो रहे हैं, 3 kg हो रहे हैं या फिर 2 kg हो रहे हैं तो इसको क्या बोलोगे, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 5 kg कर रहे हैं, अब 5 kg 1 एकड़ में कर रहे हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करोगे, अगर इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो क्या होगा कि जो लैंड है जहाँ से 5 kg अनाज ला रहे हो तो वहाँ पे फर्टिलाइजर ज़्यादा डालोगे, फर्टिलाइजर के साथ वाटर को बहुत ज़्यादा वहाँ पे डालोगे, प्लस डिफरेंट डिफरेंट जो मेडिसिन हैं उसको यहाँ पे डालोगे। तो जो 1 एकड़ का जो यूटिलिटी है या फिर उसका जो उपजाई हो उसको तो नष्ट कर रहे हो, मतलब ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो ओवर एक्सप्लॉइट करोगे तो यहाँ पे 5 kg की जगह क्या आ रहे हैं, 3 kg आ रहे हैं, तो ये अनसस्टेनेबल हो गया। लेकिन अगर 5 kg से ही अगर 5 kg नेक्स्ट जनरेशन में भी आ रहे हैं तो एग्जाम्पल होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इससे जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम, उसको भी हार्म नहीं पहुंचा, और जो 1 जनरेशन से 2nd जनरेशन में विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग जो पास होना चाहिए वो भी यहाँ से अच्छे तरीके से पास हो गया। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ आ गया। अभी बताया हूँ वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर नीड्स। यहाँ से हमें 1 एकड़ से 5 kg जो अनाज मिल रहे हैं वो अभी भी मिल रहे हैं और आगे भी मिलेगा। ठीक है, तो इससे कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं हुआ, और वही तो डेफिनेशंस बोले गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। एक इम्पॉर्टेंट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, क्योंकि इतना थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लिए है इसको कवर करने में है, तो इसका बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। पहला इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे जो इन्वायरमेंट होगा वो प्रोटेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि पहले क्या कर रहे हैं, ग्रीडी के चक्कर में फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, वाटर को बहुत ज़्यादा वहाँ पे डाल रहे हैं, वाटर वेस्ट हो रहे हैं। तो जो इन्वायरमेंट उस साइड जो है, पहले जो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नष्ट हो रहे थे, डिस्ट्रॉय हो रहे थे, अब उसका प्रोटेक्शन होगा यहीं से। जो इंटर ऑपरेशनल या फिर इंटर जनरेशनल इक्विटी है वो इंश्योर होंगे। जो बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, पहले भी 5 kg आ रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन को भी 5 kg मिल रहे हैं, तो एक बैलेंस जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो यहीं से अच्छे तरीके से मिल जाएगा। साथ ही साथ जो ग्लोबल पीस होता है, जो कॉपरेशंस हैं, उसका भी सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो सस्टेनेबल समझ आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं ये भी समझ आ गए। लेकिन इसी को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका ये देखने को मिल रहा है कि लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह जा नहीं रहे हैं, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा नहीं रहे हो, इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहे हो, तो अब ज़रूरत क्या पड़ा कि जो है इन्वायरमेंट या फिर इंटरनेशनल लेवल में लोगों ने सोचे कि ये तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह आगे जा नहीं रही हैं। तो उसके लिए क्या किए हैं कि रियो जो जो एक लोकेशंस हैं ब्राज़ील में पड़ते हैं, रियो डी जेनारियो अर्थ समिट यहाँ पे कंडक्ट किए गए। ये एक इंटरनेशनल समिट है, इसके थ्रू जितना भी ग्लोबल जो वार्मिंग हो रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको रोकने के लिए समिट को ऑर्गेनाइज किए गए थे, रियो डी जेनारियो अर्थ समिट। कहाँ कब किए गए थे, जून 1992 में इस समिट को ऑर्गेनाइज किए गए थे, रियो डी जेनारियो। ये कहाँ पे पड़ता है, ब्राज़ील का एक लोकेशन है। और यहाँ पे ध्यान रखना जो रियो डी जेनारियो है ये इंटरनेशनल लेवल समिट है, ये नेशनल लेवल नहीं है, इंडिया लेवल नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल समिट है।
और यहाँ पे जितना भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स यहाँ पे बोले गए हैं, जो कंट्री हैं उसका यहाँ पे पार्टिसिपेट्स देखने को मिला है। मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट जो है फर्स्ट इंटरनेशनल जो अर्थ समिट हुए थे जब कंडक्ट किए गए थे 1992 में वहाँ से, तो मोर देन यहाँ पे 100 जो कंट्री के लोग थे, जो लीडर थे, वो लोग वहाँ पे गए थे, पार्टिसिपेट भी किए, प्लस कई यहाँ पे रेगुलेशंस रूल्स को यहाँ पे फॉर्मुलेट किए। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये था जो रियो डी जेनेरियो है इसका कंडक्ट करने का, कि जो इन्वायरमेंटल है उसको प्रोटेक्शंस किया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाए, अब इससे कुछ नहीं हो रहा था तो क्या किए कि अब डायरेक्टली जो है हमें रूल्स और रेगुलेशंस बनाना चाहिए जिसके थ्रू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो सके। जो सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है ग्लोबल लेवल में वो भी प्रॉपर तरीके से किया जा सके। क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोले गए पता है, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कब होगा इस चीज़ को अच्छे से समझना। पॉल्यूशन तो बढ़ रहे हैं, अब कंट्री क्या करेगा, कोई भी देश है जैसे इंडिया है, इंडिया क्या है सोशल वेलफेयर मान लो 100 रुपीज़ लगा रहे हैं, अब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ये 100 रुपीज़ का यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लो 50 रुपीज़ यहाँ पे ला दिए। अब 50 रुपीज़ यहाँ पे आ गए तो बच कितना गया, 50 रुपीज़ बच गए। तो यही कंट्री पहले जो है 100 रुपीज़ लगा रहे थे, अब कितना लगा रहे हैं, 50 रुपीज़ लगा रहे हैं, तो बाकी 50 रुपीज़ इस पॉल्यूशन को यहाँ पे कम करने में लग गए। लेकिन अगर एक टाइम के लिए ऐसा सोचो कि अगर पॉल्यूशन हुआ ना होगा, पॉल्यूशन ही ना होंगे, अगर पॉल्यूशन ना होंगे तो 50 रुपीज़ यहाँ पे फालतू का जो खर्च हो रहा है ये 50 रुपीज़ तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है डेवलपमेंट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। तो इसको भी ग्लोबल लेवल में डेवलपमेंट हो सके, तो जो रियो डी जेनेरियो जो अर्थ समिट हुआ था उसमें भी कई आउटकम लाए गए थे कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसको यहाँ पे साइन किए गए थे, डिक्लेरेशंस लाए गए थे, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको साइन किए गए थे कन्वेंशंस को, ग्लोबल फॉरेस्ट जो प्रिंसिपल है उसको इंडोर्स किए गए थे, और एजेंडा 21 को यहाँ पे क्या किए गए थे, फॉर्मुलेट किए गए थे। क्या है एजेंडा 21? एजेंडा 21 इसे 1992 जो रियो डी जेनेरियो जो अर्थ समिट हुआ था वहीं पे इसको जो है लॉन्च किए गए थे। किसके थ्रू? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके थ्रू, और इसका एम सिंपल सा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो चल रहा है एट प्रेजेंट जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो इस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव किया जा सकते हैं, क्या ऐसे जो है प्रॉपर लेवल में अचीव कर सकते हैं, उसके लिए इस एम को एजेंडा 21 को यहाँ पे फॉर्मुलेट किए गए थे। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा रहा है कि जो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर लेवल में क्या हो रहे हैं, प्रैक्टिकल वे में, कि जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म कर रहे हैं, जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको ना पहुंचाओ, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो क्लाइमेट जो इन्वायरमेंटल जो डैमेज कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, जो पॉवर्टी है जो गरीबी है उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, जितना भी डिसीजेज आ रहे हैं है ना, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इन सब को रोकने के लिए, प्लस इसी तरीके से ग्लोबल लेवल में एज अ कॉरपोरेशन बने रहें, इन सब चीज़ को प्रमोट करने के लिए जो है एजेंडा 21 को लॉन्च किए गए थे। लेकिन याद रखना कि जो एवरी लोकल गवर्नमेंट है इसको प्रिपेयर कर रहे हैं खुद का यहाँ पे जो लोकल एजेंडा 21 है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा योगदान मिले, उसको लोकल गवर्नमेंट इसको प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एजेंडा 21 है, इससे जो है 1992 में यूएन सेड, या फिर इसे शॉर्ट में बोलो यूएनसीईडी के द्वारा इसे जो है एडॉप्ट किए गए हैं, एजेंडा 21 नाम से जाने जाते हैं। और इसका सिंपल सा एम वही है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहे हैं ग्लोबल लेवल में उसको अचीव कर रहे हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव होगा तो उसी के थ्रू जो है प्रॉपर लेवल में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, और जो इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है उसको रिड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ होगा कब? ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, तो ये सब होगा कब? ये सब होगा सिंपल सा जो प्लानिंग करोगे तब, रिसोर्स का प्लानिंग करेंगे तब। देखो प्लानिंग का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा स्ट्रेटजी हमारे पास होना चाहिए, ऐसा एक फोकस प्लान होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग जो है प्लान करके कोई भी सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें, फुलफिल कर सकें। जैसे कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है, 1947 में इंडिपेंडेंस जब इंडिया हुए थे, अब उसको जो है एक डायरेक्शन चाहिए था कि इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा,
किस तरीके से जाएगा, तो इंडिया के द्वारा जो है सुने होंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाए गए थे, सेकेंड 5 ईयर प्लान लाए गए थे, थर्ड 5 ईयर प्लान लाए गए थे। तो प्लान लाए गए थे उसका जो है हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। तो उसी के रेस्पेक्ट में अगर रिसोर्स का प्रॉपर लेवल में अगर प्लानिंग किया जाए कि अगर ये कोई पर्टिकुलर स्टेट है, यहाँ पे रिसोर्स कम है तो यहाँ पे वो रिसोर्स देना चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेट में कोई रिसोर्स अगर ज़्यादा है तो अदर स्टेट को ट्रांसफ़र करो। तो ये प्लानिंग होता है, ठीक है। तो प्लानिंग क्यों जरूरी, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो सम रीजन रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज बट लेक अदर्स, अभी वही बताया कि जैसे कि एग्जांपल अभी छत्तीसगढ़ का लिए हैं। अब छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोल बहुत ज़्यादा मिलता है, तो कोल ज़्यादा मिल रहे हैं तो जहाँ पे कोल की मात्रा कम है उस स्टेट को दे दिया जाए, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल ये थे राजस्थान का, तो राजस्थान में जो है विंड पावर जनरेशन ज़्यादा है तो अदर स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, कोस्टल एरिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा, अगर प्रॉपर लेवल में प्लानिंग कर रहे हो तो बेस्ट से इसका बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किए जा सकते हैं। प्लस जो रीजन है उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाए जा सकते हैं, जिससे जो शॉर्टेज हो रहे हैं उस शॉर्टेज को रिड्यूस किया जा सके। क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है राजस्थान को कोयला दे रहे हैं और राजस्थान जो विंड पावर है वो छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, एक तो डिपेंडेंट है और यहाँ पे जो शॉर्टेज की कमी होते थे अब शॉर्टेज की कमी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर लेवल में यहाँ पे सप्लाई चेन बूस्ट हो रहे हैं, सप्लाई यहाँ से किया जा रहा है तो सेल्फ सफिशिएंट होगा। और उसी के साथ जो एक बैलेंस डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से यहीं से हो जाएगा, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए क्या करना है, ये जो इंडिया का मैप है इस इंडिया का मैप को थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इसमें थोड़ा सा जो स्टेट्स यहाँ पे लिखे गए हैं थोड़ा सा स्टेट का लोकेशंस कवर करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को कवर करना, तो उसके बाद और अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसी का हम लोग एग्जाम्पल कवर करेंगे ना, जो प्लानिंग है रिसोर्स प्लानिंग है उसका जो एग्जाम्पल यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में यूटिलाइज करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल अभी दे दिया हूँ, वही चीज़ लिखा हुआ है, हालांकि इसको एज अ रिविजन्स के तौर पे हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे गए हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। पहले बात तो लोकेशन से यहाँ पे पता होना चाहिए, ये रहा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं छत्तीसगढ़, और एक और एग्जाम्पल झारखंड, छत्तीसगढ़ के जस्ट ऊपर में है झारखंड। अब इन तीनों स्टेट को अगर देखोगे तो यहाँ पे मिनरल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोल डिपॉजिट बहुत ही ज़्यादा है, मिनरल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। और एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अब इस अरुणाचल प्रदेश में जो है वाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है यहाँ पे मिनरल हो गया, कोल बहुत ज़्यादा है, इसको सप्लाई कर देते हैं किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सप्लाई होगा तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेक कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम जो अरुणाचल प्रदेश में वाटर बहुत ज़्यादा है, अब इस वाटर को सप्लाई कर देते हैं इन 3 स्टेट में जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है ना, नहीं के बराबर वाटर या फिर है वाटर लेकिन जो है कम वाटर है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो जितना ज़्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी तरीके से प्रॉपर लेवल में मैनेजमेंट हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख सकते हो, एनर्जी रिच बट वाटर स्कार्स, अनदर एग्जाम्पल है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं राजस्थान और लद्दाख का। राजस्थान में अगर देखोगे तो जो सोलर विंड हो गया या फिर विंड एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है राजस्थान एरिया में, लेकिन वहाँ पे वाटर बहुत कम है। ये रहा राजस्थान एरिया। और एग्जाम्पल है लद्दाख, तो ये ऊपर लोकेशन हो गया लद्दाख का। तो राजस्थान में विंड बहुत ज़्यादा है लेकिन वाटर कम है, लेकिन अगर सॉरी राजस्थान का बताया। फिर लद्दाख में अगर देखोगे तो यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है, उसी के साथ जो वाटर है वो कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो वाइटल मिनरल है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। तो जो राजस्थान का जो सोलर या फिर विंड एनर्जी है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए लद्दाख में, प्लस जो लद्दाख में जो अब यहाँ पे सोलर एनर्जी आ जाएगा, विंड एनर्जी आ जाएंगे। अब लद्दाख में जो रिच है, जैसे कि क्या रिच है, जो कल्चरल हेरिटेज रिच है, तो इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं राजस्थान में। तो इस तरीके से एग्जाम्पल दिया हूँ कि कैसे जो है अगर इक्विटेबल लेवल में अगर डिफाइन किया जाए तो अच्छे तरीके से यूटिलाइज यहाँ पे किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे जो है एनर्जी रिच और वाटर रिसोर्स ये एग्जाम्पल रहा। अब इसको जो है प्रॉपर लेवल में इम्प्लीमेंट करना है तो 2 स्टेट यहाँ पे आ रहे हैं।
पहला एक स्टेट है राजस्थान, सेम नेक्स्ट स्टेट है लद्दाख। तो यहाँ पे सबसे पहले बात, अगर इस तरीके से अगर कोई प्लानिंग करना है जिसमें से शेयर करना है रिसोर्सेज का, मिनरल का यहाँ पे शेयर करना है, तो दोनों का यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। तो इसी के रेस्पेक्ट में नेक्स्ट वही लिखा हुआ है कि बैलेंस रिसोर्स यहाँ पे प्लानिंग तो कर लोगे, लेकिन प्लानिंग करने के बाद क्या क्या जरूरत है, जैसे कि नेशनल लेवल में प्लानिंग चाहिए, है ना, प्लानिंग के साथ स्टेट लेवल का कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी तो एक स्टेट से सेकंड स्टेट में यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। अब एक स्टेट से सेकंड स्टेट में ट्रांसफर करोगे तो नेशनल का भी यहाँ पे कंसेंट चाहिए होता है, रीजनल लेवल हो गया, लोकल लेवल हो गया, इन सब चीज के यहाँ पे कंसेंट चाहिए, तभी तो जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे, जो रीजनल डेवलपमेंट हो रहे हैं वो प्रॉपर लेवल में हो पाएगा, प्लस जो रिसोर्सेज हैं उसको एज ए सस्टेनेबल वे में हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आई होप कि समझ आ रहा होगा कि जितना भी टर्म यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि सस्टेनेबल हो गया, रिसोर्स हो गए, डेवलपमेंट हो गए, इस सब चीज का मीनिंग है ना। तो देखो यहाँ पे जो रिसोर्स प्लानिंग देखे हैं एज अ होल कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर स्पेशली इंडिया ने क्या क्या ऐसा रिसोर्स प्लानिंग किए हैं जिसके लिए जो है इंडिया एज अ डेवलप नेशन बनते जा रहे हैं, है ना, क्योंकि 2047 तक भी इंडिया का टारगेट है कि डेवलप नेशन बन जाए, तो इंडिया के लेवल में क्या क्या ऐसे जो है प्लानिंग किए गए हैं। तो देखो रिसोर्स प्लानिंग समझ आ गया, लेकिन रिसोर्स को अगर प्लान करना है तो 3 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना यहाँ पे मैंडेटरी होते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप हैं? पहला स्टेप्स है कि आइडेंटिफिकेशन एंड रिसोर्स का यहाँ पे इन्वेंट्री होना। सबसे पहले ये तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी स्टेट है उसमें रिसोर्स कौन सा ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है, कौन से रिसोर्स ज़्यादा मात्रा में है, कौन से रिसोर्स कम मात्रा में है, तो सबसे पहले तो इसी के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी तो सेकेंड स्टेट को यहाँ पे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो सर्वे करना हो गया, मैपिंग करना हो गया रिसोर्स का कि कहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है, कहाँ पे कम मात्रा में है, तो पहला स्टेप ये हो गया। प्लस क्वांटिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव एस्टिमेशंस ये भी करना बहुत ज़रूरी है ना। क्वालिटेटिव एक टर्म होता है क्वालिटेटिव और सेकेंड टर्म होता है क्वांटिटेटिव। देखो जो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव का सीधी से मतलब है कि उसका क्वालिटी कितना है, जैसे कि सुने होंगे कि जो कोल होता है, कोल में भी हेमेटाइट आता है, मैग्नेटाइट आते हैं, ठीक है, इस तरीके से उसका भी यहाँ पे वेरिएशन होता है। तो जो हेमेटाइट होता है उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल मिलते हैं, फिर अदर टाइप का आता है जिसमें से कम मिनरल, फिर कम मिनरल, इस तरीके से। तो जो क्वालिटेटिव है एक्चुअली वो क्वालिटी को बता रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर मिनरल है, जैसे कि कोल मिनरल है तो उसका क्वालिटी कितना है। लेकिन एक होता है क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव कुछ नहीं है, नंबर को शो करता है कि कितना क्वांटिटी में है। जैसे कि कोई स्टेट है तो इस स्टेट में कितना टन कोयला है ना, कितना टन यहाँ पे कोयला है, कितना लाख टन यहाँ पे कोयला है, तो ये नंबर को शो कर रहा है। तो दोनों के बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, क्वालिटेटिव भी पता होना चाहिए और क्वांटिटेटिव भी पता होना चाहिए। अब रिसोर्स कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि मिनरल के फॉर्म में हो सकते हैं, वाटर के फॉर्म में हो सकते हैं, है ना, फॉरेस्ट के फॉर्म हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, तो ये कई तरीके के रिसोर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो पहला प्लानिंग में पहला स्टेप समझ आ गया। सेकंड स्टेप अब हमें अपना अप्लाई करना है, वो है प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर कैसे? जैसे कि हमें जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सपोज करो मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करना है ना, मिनरल को ट्रांसफर करना है, तो ये एक स्टेट हो गया और ये जो है सेकेंड स्टेट हो गया। तो ए स्टेट से बी स्टेट में ट्रांसफर करोगे तो कैसे ट्रांसफर करना है, जैसे कि अगर कोई मिनरल है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड चाहिए, रोड के साथ हमें जो है ट्रक्स चाहिए जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, या फिर रेलवे हो गया इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। उसी के साथ स्किल्स चाहिए, सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू पूरा एक रिसोर्स को सेकेंड रिसोर्स में ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर एक प्लेस से सेकेंड प्लेस में अगर रिसोर्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका पूरा प्रॉपर सिस्टम चाहिए, सेटअप चाहिए होता है, ठीक है। तो पहला आइडेंटिफाई भी कर लिए, प्लानिंग भी कर लिए। अब नेक्स्ट आता है वो है नेशनल डेवलपमेंट के साथ मैच करना। 17 टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो अगर कोई भी एक चीज को, पर्टिकुलर मिनरल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे हो तो सीधी सी बात वहां पे क्या होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए। जैसे कि रिसोर्स प्लान विथ ओवरऑल इकोनॉमिक एंड सोसाइटल प्लान, एक जगह से दूसरे जगह कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि कहीं पे जो है विरोध हो रहे हैं उसका, ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 3 मेथड है, तीनों मेथड यहाँ पे हमें पता होना चाहिए जो कि बताए गए हैं। तो पहला समझ आ गया, है ना। सेकेंड, यहाँ पे हिस्टोरिकल इफर्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कोई भी रिसोर्स को प्लानिंग करने में, है ना, रिसोर्स को, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लान करना है।
जब इंडिया जो है 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ था, ये एग्जांपल और दे चुका हूँ, तो अब इंडिया को जो है अब अपने लेवल में हर चीज़ करना है। तो इंडिया के पास अपने लेवल में करने के लिए बहुत सारे टाइम भी बोल सकते हो या फिर बहुत सारे यहाँ पे इक्विपमेंट थे। उसी इक्विपमेंट को फुलफिल करते हुए, यूटिलाइज करते हुए इंडिया ने क्या किया कि 5 ईयर प्लान बनाना स्टार्ट किए गए, है ना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाए गए थे 1951 से 56 तक, ये जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाए गए थे। अब इसमें डिसाइड क्या हुआ था कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनेगा उसमें से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इस एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें क्या करना है, अपलिफ्ट करना है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में पूरा यहाँ पे जोर दिए गए थे एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में अपलिफ्टमेंट भी हुआ है ना। बहुत ज़्यादा हमें एडवांसमेंट देखने को मिला है एग्रीकल्चर फील्ड में। फिर जो है नेक्स्ट जो है 1957 से, है ना, नेक्स्ट यहाँ पे जो है 5 ईयर प्लान इस्टेब्लिश किए गए थे, जिसमें से इंडस्ट्री में जोर दिए गए थे। ठीक है, इंडिया को अब एग्रीकल्चर में जोर हो गया, वहाँ अपलिफ्टमेंट हो गए, अब इंडस्ट्री को यहाँ पे अपलिफ्ट करना है। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ये तो एक एग्जाम्पल रहा। तो उसी के रेस्पेक्ट से जो है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी एज अ बैलेंस रीजनल लेवल में भी, नेशनल लेवल में भी करने की जरूरत है, जिसके थ्रू जो है मिनरल को प्रॉपर लेवल में यूटिलाइज किया जा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग इंडिया के द्वारा किए जा सकते हैं, वो है रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी के रिसोर्स है कहाँ और उस रिसोर्स से क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना होगा कि जैसे कि कोल है, तो कोल को एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रांसफर करोगे तो किस में काम आएगा, एनर्जी में काम आएगा। तो कोल केवल और केवल एनर्जी सेक्टर को ही बूस्ट कर रहा है, और बाकी सेक्टर का क्या होगा, जैसे कि सोसाइटल सेक्टर हो गया, है ना, उसी के साथ जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, ये सेक्टर तो यहाँ पे बैकवर्ड हो जाएंगे। लेकिन हमें जरूरत किसका है, पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, इस इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। ठीक है, तो जो कोल सेक्टर है केवल एनर्जी सेक्टर को बूस्ट कर सकता है, लेकिन बाकी सेक्टर को भी यहाँ पे बूस्ट करने की जरूरत है। तो जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो, ये यहाँ पे बताए गए हैं कि रिसोर्स जो है अकेले जो है गारंटी नहीं दे सकते कि डेवलपमेंट हो जाए। हमारे पास कोल है, तो कोल का अगर हमें जो है अगर प्रॉपर लेवल में इक्विपमेंट करोगे, प्रॉपर लेवल में उसका यूटिलाइज करोगे, तब जाके वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए क्या क्या जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ स्किल चाहिए, ठीक है, स्किल के साथ लैंड चाहिए, लैंड के साथ जो है हमें लेबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अकेले टेक जो रिसोर्सेज है वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके साथ भी अदर उसका बैकवर्ड में इक्विपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अवेलेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ भी जो है केवल और केवल जो रिसोर्स होता है वो अकेला को यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं कि रिसोर्स रिच है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सब में तो रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अभी भी ये जो स्टेट से पिछड़े स्टेट है। क्यों स्टेट पिछले हैं, क्योंकि यहाँ पे तो रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। रिसोर्स बहुत ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता, उसके साथ टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, स्किल्स जरूरी है, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए। अगर ये सब भी आपस में मिल जा रहा है तब वो जो कंट्री है, कोई स्टेट है, वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। ठीक है, ये रिच तो यहाँ पे रिसोर्स में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि झारखंड को देखोगे तो मिनरल में रिच है, उड़ीसा मिनरल में रिच है, फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है उड़ीसा में। उसी के साथ छत्तीसगढ़ में कोल बहुत ज़्यादा मिलता है, मिनरल में भी बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन ये एडवांसमेंट की तरफ नहीं गए हैं अभी तक। क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही कम है, टेक्नोलॉजी बहुत ही कम देखने को मिलता है इन एरिया में। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें रिसोर्स पुअर है लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने को डेवलप भी कर लिए हैं, उल्टा समझो यहाँ पे। ठीक है, रिसोर्स कम है लेकिन इकोनॉमिकली डेवलप हो गया, जैसे कि पंजाब हो गया। पंजाब में कोई मिनरल हो गया, कोल हो गया, ये सब देखने को नहीं मिलता, लेकिन एग्रीकल्चर के रेस्पेक्ट से पंजाब क्या है, एडवांसमेंट में है। सेम महाराष्ट्र देखो, महाराष्ट्र में कोल नहीं मिलता है ना, उसी के साथ मिनरल नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब है। जैसे कि एग्जांपल मुंबई हो गया, एक इंडस्ट्रियल हब है। कैसे इंडस्ट्रियल हब बन पाया, क्योंकि जो महाराष्ट्र है उस पर टेक्नोलॉजी भी है, स्किल भी है, लैंड भी है, लेबर भी है। साथ ही साथ तमिलनाडु हो गया, जिसमें से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना, पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बोलने का सिंपल से यही मतलब है, यहाँ पे अगर कोई
स्टेट अगर रिसोर्स में रिच है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेवलपमेंट होगा, डेवलप स्टेट होंगे। या फिर ऐसा कोई स्टेट है जहाँ पे रिसोर्स कम है तो इसका मतलब भी ये नहीं हो सकता कि वो जो स्टेट है वो डेवलप्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। साथ ही साथ जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस है, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। कैसे? इंडिया का अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो इंडिया जो है ब्रिटेन के कोलोनाइजेशन में थे, कोलोनाइज किए थे। अब इंडिया को ही कोलोनाइज क्यों किए थे? अदर भी तो कंट्री हैं, चाइना हो गया, लॉस है, इधर कंबोडिया म्यांमार हो गए, इन इस या फिर इंडोनेशिया हो गए, ये भी तो बहुत ज़्यादा डेवलप थे। उसको जो है कोलोनाइज क्यों नहीं किए? इंडिया को ही कोलोनाइज क्यों कर पाए? क्योंकि इंडिया के पास जो है रिच रिसोर्सेस थे। यही एक बहुत ज़्यादा रीज़न है ना। रीज़न यही है क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा थे। देखो, कोलोनीज रिच इज रिसोर्सेज वार एक्सप्लॉइटेटेड बाय टेक्नोलॉजिकली एडवांस कोलोनाइजर। इसका टर्म समझ पा रहे हो? देखो सिंपल सा समझो, जो ब्रिटेन है, अब ब्रिटेन उस समय टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट थे, मतलब ब्रिटेन के पास अगर देखोगे तो लैंड भी है, ब्रिटेन के पास जो है लेबर भी है, ब्रिटेन के पास जो है स्किल भी है। ठीक है, ब्रिटेन के पास जो है ह्यूमन स्किल्स भी है, ठीक है, ह्यूमन लेबर भी है। लेकिन ब्रिटेन के पास क्या नहीं है? रिसोर्स नहीं है। अब रिसोर्स नहीं है तो लैंड होने का मतलब ही क्या हुआ, है ना? ह्यूमन हो गया, लेबर, स्किल, इन सब चीज़ का होने का कोई मतलब नहीं था। तो ब्रिटेन क्या किए? ब्रिटेन ने दिमाग लगाया। कैसा दिमाग? कि हमारे पास तो लैंड भी है, हमारे पास लेबर भी है, स्किल भी है, ह्यूमन भी है। अब इसको जरूरत पड़ रहा है क्या का? रिसोर्स का। तो रिसोर्स के लिए कहाँ पे आए? इंडिया में आए। अब इंडिया ही क्यों? क्योंकि इंडिया में रिसोर्स बहुत ज़्यादा थे। तो इंडिया क्या करते थे और ब्रिटेन क्या करते थे कि जो ब्रिटेन है ये इंडिया का जितना भी रॉ मटेरियल है, जो रिसोर्स है, उसको ब्रिटेन में ले जाते थे। अब ब्रिटेन में हर चीज़ है तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके फिर इंडिया में सेल करते थे। तो इंडिया का इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अगर वही चीज़ इंडिया के पास प्रॉपर लेवल में होते, लैंड होते, लेबर, स्किल्स, टेक्नोलॉजी होते, तो इंडिया जो है उतना ज़्यादा एक्सप्लॉयट नहीं होते। तो ये भी एक रीज़न रहा है जिसके थ्रू जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिला है इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो कॉलोनियल एक्सपीरियंस समझ आ गया, जो ये चीज़ लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे भी बताया हूँ। उसी के साथ जो रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्स का सबसे पहले बात तो कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। कैसे कंजर्वेशन? क्योंकि अभी देखें कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ को सस्टेनेबल वे में यूटिलाइज करोगे तो वो सस्टेनेबल में यूटिलिटी में आएगा। अगर उसका जो है अच्छे तरीके से यूटिलाइज करोगे तो हमारा भी यूटिलाइज अच्छे तरीके से ही हो पाएगा। तो रिसोर्स का अगर कंजर्वेशन करना है, इसका सिंपल सा मीनिंग वही होता है कि जो रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उसको जो है प्रॉपर लेवल में करना, जो डिप्लेशंस कर रहे रिसोर्स को, जो ओवर यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ को रोकना। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे तो जो सोशियो इकोनॉमिकल हो गया, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा। अभी कई तरीके से इसको समझ भी चुके हैं, तो आई होप ये लाइन जो है समझ आ गया होगा। लेकिन इसमें भी गांधी जी के द्वारा एक व्यू दिए गए थे। कौन सा व्यू दिए गए थे? कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। टर्म समझना, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड। हमें नीड कितना होता है? दो टर्म यहाँ पे बोले गए हैं। एक टर्म बोले गए हैं जिसे नीड बोले हैं, सेकेंड टर्म बोले गए हैं वो ग्रिड बोले गए हैं। ठीक है, एक होता है नीड और एक होता है ग्रिड। नीड मतलब होता है कि जितना हमें जरूरी है, ठीक है, जितना हमें जरूरी है उसको नीड बोलते हैं। ग्रिड मतलब होता है कि जितना तो है लेकिन हमें और कुछ चाहिए, ठीक है, जिसे लालच भी बोलते हैं। तो अगर हमारे नीड है, हमें आपूर्ति करना है, अपने को अगर पूर्ति करना है, तो उसके लिए जो अर्थ में जितना भी रिसोर्स है वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं, अगर लालची हो जाते हैं, तो जितना भी रिसोर्सेज हैं, अर्थ में जितना भी रिसोर्सेज है वो हमारे लिए कम है। ये गांधी जी यहाँ पे बोले थे और इसका सिंपल सा मतलब है, समझ आ गया होगा। बाकी जो गांधी जी हैं वो मास प्रोडक्शंस में क्या करते थे? अपोज करते थे। ठीक है, कि यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो कोई एक इंडिविजुअल है। अब ये एक इंडिविजुअल पूरे को यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं? मास प्रोडक्शंस कर रहे हैं। तो इससे जितना भी मनी जनरेट होगा वो केवल और केवल एक ही इंसान के पास जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे एक इंसान के जगह 100 इंसान है, 100 इंसान है, और 100 इंसान जगह अगर इसमें प्रोडक्शंस करेंगे तो इसमें जो प्रॉफिट आएगा पूरा 100% के पास जाएगा। तो गांधी जी ये 100% वाले में भरोसा करते थे, जिससे थ्रू जो सोसाइटी है उसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो जाए। तो गांधी जी का व्यू यहाँ पे ध्यान रखना, ये पॉइंट को भी याद रखना।
ये जो है मैचेस में पूछे जा सकते हैं या फिर वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं कि किसका व्यू है या फिर किसके द्वारा बोले गए थे। ठीक है, देखो इतना भी कंजर्वेशन कर रहे हैं, अभी इंडिया के लेवल में भी प्लानिंग किए हैं, तो ये नहीं समझना कि केवल इंडिया का ही यहाँ पे योगदान रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल में भी कंजर्वेशन करने में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, इंटरनेशनल इफर्ट भी किए गए हैं जिसके थ्रू कंजर्वेशन को यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उसको कंजर्व किया जा सके। पहला जो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल में इफर्ट किए गए थे वो हैं क्लब ऑफ रोम, 1968 का है क्लब ऑफ रोम, जो कि फर्स्ट सिस्टमेटिक ग्लोबल एडवोकेसी है, जहां पे एडवोकेट किए गए थे, एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हो इसको, जहां पे कैसे जो रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करना है वो यहीं पे बात किए गए थे। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जहां पे रिसोर्स को कंजर्व करने का बात किए गए थे क्लब ऑफ रोम में। ठीक है, उसी के रेस्पेक्ट में कि जो ग्रोथ है उसमें लिमिट करने का काम, प्लस जितना भी रिसोर्स को डेप्लेशन कर रहे हैं तो उसको अवेयरनेस करने का काम, ये सब जो है क्लब ऑफ रोम में किए गए थे। उसी के साथ ईएफ के द्वारा भी यहाँ पे जो है इंटरनेशनल इफर्ट लाए गए थे 1974 में। इसका एक बुक है स्मॉल इन ब्यूटीफुल, इसमें वही बताए गए थे कि जो गांधीयन फिलोसॉफी है, गांधीयन फिलोसॉफी कौन सा है, ये वाला देखो अभी बताया हूँ, यही गांधीयन फिलोसॉफी को जो सस्टेनेबल वे में, स्मॉल स्केल में और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट करने का बात किए गए थे, ये गांधी जी के द्वारा भी बोले गए थे और इस बुक में यही चीज़ भी मेंशन है जो चीज़ गांधी जी के द्वारा बोले गए थे, जिसमें से जो टेक्नोलॉजी है इसको अप्रोप्रिएट वे में यूटिलाइज करने का काम, लोकल जो प्रोडक्शंस हो रहे हैं, जो एक्सप्लॉयटेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उसको मिनिमाइज करने का काम, इन सब चीज़ में यहाँ पे इम्फेसिस किए गए थे। स्मॉल इन ब्यूटीफुल एक बुक है, अब इसे किसके द्वारा रिलीज किए गए थे, ऑथर कौन है, ये नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। न केवल यहाँ पे बुक्स के बारे में, इंटरनेशनल लेवल में जैसे कि ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आया था 1987 में, ये भी एक रिसोर्स को कंजर्वेशन करने के रेस्पेक्ट से ही है, जिसमें से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किए गए थे। एक बुक है अवर कॉमन फ्यूचर इसमें। ठीक है, उसी के साथ जो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो 1992, इसके बारे में तो पढ़े ही हैं, है ना, तो इसको और कवर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, अभी रिसोर्स हम लोग प्लानिंग समझे हैं, कंजर्वेशन समझे हैं, अब ये रिसोर्स भी कई तरीके के हो सकते हैं। कैसे कई तरीके के रिसोर्स हो सकते हैं, पहला एक रिसोर्स यहाँ पे बोले गए हैं लैंड का। अब बताओ कि जो लैंड है ये अपने लेवल में रिसोर्स है कि नहीं है, बिल्कुल है, लैंड जो है अपने लेवल में रिसोर्स है। तो लैंड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, लैंड का सिंपल सी बात है कि जितना भी एक्टिविटी हम लोग कवर कर रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, हाउसिंग हो गए, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ पे कवर कर पा रहे हैं, यहीं पे हो रहे हैं, लैंड में ही हो रहे हैं। वेजिटेशंस हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ह्यूमन हम लोग सस्टेन कर रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, बिल्डिंग में रह रहे हैं, सब लैंड में ही है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए, तो ये सब चीज़ कहाँ पे हो रहा है, पॉसिबल कहाँ पे है, लैंड में ही पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, कौन सी ध्यान देने चीज़ यहाँ पे बात है, अगर इंडिया का मैं लोकेशन बनाऊँ, देखो इंडिया का अगर लोकेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया में हर तरीके से जो है समान नहीं है, मतलब प्लेन एरिया देखने को नहीं मिलेगा इंडिया में, कहीं पे जाओगे तो माउंटेन है, कहीं पे जाओगे तो प्लाटू देखने को मिलेगा, कहीं पे आइलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, आइलैंड का मतलब होता है जो कि चारों टाइप से जो है, चारों तरफ से वाटर से जो है क्या है घिरा हुआ हो, उसको आइलैंड बोलते हैं। तो इंडिया में ध्यान रखना जो प्लेन है ये 43% है, माउंटेन 30% है, प्लाटू जो है 27% है। अब प्लेन एरिया में क्या क्या एक्टिविटी होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया। अब इस एग्रीकल्चर को माउंटेन एरिया में करने जाओगे तो माउंटेन एरिया में एग्रीकल्चर पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है, माउंटेन एरिया में एग्रीकल्चर कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो जो प्लेन एरिया है वहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ह्यूमन सेटलमेंट ये देखने को मिलता है। जो माउंटेन एरिया है वहाँ पे पेरेनियल रिवल हो गया, टूरिज्म हो गया, है ना, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है हर एक फील्ड का एक प्रॉपर लोकेशन है, डेजिग्नेशन है, जहाँ पे उस चीज़ को परफॉर्म यहाँ पे किया जा सकते हैं। देखो यहाँ पे कि जो डिवीज़न अगर देखोगे, फीचर्स अगर देखोगे तो यहाँ पे थार डेजर्ट है ना, मालवा प्लाटू यहाँ पे है, दक्कन एरिया यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हो गए, है ना, छोटा नागपुर प्लाटू यहाँ पे है। तो इंडिया भी यहाँ पे रिलीफ फीचर्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से रिलीफ फीचर्स हैं ये पढ़े हैं, प्लेन हो गया, माउंटेन हो गए, प्लाटू, आइलैंड, ये सब की फीचर्स ही हैं। लेकिन यहाँ पे जो लैंड यूटिलाइजेशन है इंडिया में वो कई तरीके से किए जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को
क्योंकि हमारे पास लैंड है। अभी लैंड को जो है कई तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। कोई लैंड में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई लैंड में घर बना रहे हैं, इस तरीके से। कोई जो लैंड है उसमें फॉरेस्ट है, कोई पेड़ लगा रहे हैं। तो पहला जो लैंड का यूटिलाइज कर सकते हैं वो फॉरेस्ट एरिया में कवर कर सकते हैं। फॉरेस्ट जैसे कि ट्री हो गया, प्लांट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इसमें यूटिलाइज कर सकते हो। फिर सेकंड जो है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जैसे कि बंजर जमीन हो गया। तो बंजर जमीन में बिल्डिंग बनाने का काम, रोड बनाने का काम हो गया, फैक्ट्रीज लगाने का काम हो गया, यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस उसी के साथ जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, तो अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या क्या और कवर कर सकते हो, जैसे कि वेस्ट लैंड है तो उसको ऐसे ही लिव कर सकते हैं। जो पास्टरल हो गया, ग्रेजिंग लैंड हो गया, ये भी एक टाइप्स हैं लैंड के ही। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है फैलो लैंड का। किसको बोलते हैं फैलो लैंड? एक होता है करेंट फैलो, एक होता है अदर देन करेंट फैलो। अगर एक साल के लिए या फिर एक साल से कम या फिर एक साल के लिए अगर उसको अनकल्टिवेटेड ऐसे ही छोड़ देते हो तो उसको फैलो लैंड बोलते हैं। और 1 से 5 साल के लिए अगर अनकल्टिवेटेड या फिर खेती वेती कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे ही छोड़ देते हो 1 से 5 साल के लिए, तो उसे अदर देन करेंट फैलो लैंड बोले जाते हैं। दोनों पॉइंट को यहाँ पे याद में रखोगे, फैलो लैंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया हैं वो 33% जियोग्राफिकल एरिया का है एट प्रेजेंट। जो 1952 का नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके हिसाब से जो वेस्ट लैंड, लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में जो वेस्ट लैंड है, ये सब डाटा यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, ये जो डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ है इसमें, ये जितना भी लिखे हैं तो ये सब याद रखना है कि जो फॉरेस्ट है वो 12.25% है, ये यहाँ पे शो कर रहे हैं। जो बैरन लैंड है वो ये जो रेड कलर दिख रहे हैं वो शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको एक बार कवर करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, लेकिन लैंड एट प्रेजेंट भी जो है बैरन बन रहे हैं। कोई लैंड को देखोगे तो उपजाऊ है, कई लैंड देखोगे तो उपजाऊ ना हो के जो है बैरन लैंड है, बंजर जमीन है। तो क्या ऐसा कारण है जिसके थ्रू जो लैंड है पूरा डिग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब लैंड पूरे यहाँ पे समाप्त हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं? तो पहला रीज़न यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी में जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जितना भी फॉरेस्ट है उसको क्लीन कर रहे हो। क्लीन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, तो झारखंड में माइनिंग हो रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो गया। अब माइनिंग होगा तो सॉइल इरोजन होगा ही होगा। ओवर ग्रेजिंग कर रहे हो, है ना, ओवर इरिगेशन, वाटर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, माइनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो ये सब क्या है, लैंड डिग्रेडेशन का कारण ही है। इन सब से लैंड डिग्रेड होता ही होता है। प्लस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो गया, माइनिंग प्रोसेस कर रहे हो, है ना, उसी के साथ जो नेचुरल फोर्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा योगदान होते हैं, जैसे कि इरोजन्स हो गया, है ना, डिसर्टिफिकेशन हो गया। तो ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है जिसके थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड देखने को मिल रहे हैं। न केवल लैंड, लैंड तो एक रिसोर्स हो गया, लेकिन अदर जो रिसोर्सेज हैं वो हैं एक और, वो हैं किस, क्या बोलोगे उसको, सॉइल बोलते हैं। क्योंकि सॉइल भी एज अपने लेवल में क्या है, रिसोर्स ही है। जो क्रक्स है वो तो कवर कर चुके हैं, अब कुछ यहाँ पे फैक्ट्स भी आएगा। तो जो सॉइल है, सॉइल भी क्या है, अपने लेवल में रिसोर्स है। तो इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल का? अब सॉइल में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं सॉइल के ऊपर ही है। और सॉइल ऐसा चीज़ है जो कि एक लिविंग सिस्टम को जनरेट करता है, जिसमें से क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, लाइफ जो फॉर्म्स होते हैं, इन सब चीज़ का इंट्रैक्शन सॉइल में ही देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो सॉइल का फॉर्मेशंस कैसे होता है? सॉइल फॉर्मेशंस तो एक्चुअल में होता क्या है कि देखो, सबसे पहले वोल्केनो आता है ना। सॉइल का अगर फॉर्मेशंस इसी हिसाब से कवर करते हैं जिस हिसाब से बुक में दिया हुआ है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स यहाँ पे क्या करते हैं, सॉइल को फॉर्म होने में लग जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? जैसे कि रिलीफ टोपोग्राफी हो गया, स्लोप है, इलेवेशन है, पेरेंट लॉक हो गया जो कि मिनरल का सोर्स होता है। देखो सिंपल से यहाँ पे समझना कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्या होगा, पत्थर होगा। ठीक है, अब पत्थर कहाँ से आया वो अदर टॉपिक है, लेकिन इतना भी समझो कि बहुत ज़्यादा पत्थर होंगे। अब इस पत्थर में बहुत टाइम लगेगा, इसमें जो है हवा चल रहे हैं, हवा इसमें टक्कर हो रहे हैं, है ना, फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आएगा, गर्मी आएगा, बरसात आएगा, है ना, विंटर, रेनफॉल, सब सीजन्स यहाँ पे आएंगे। तो ये सब क्या होते हैं कि छोटे फॉर्म में, टुकड़े टुकड़े फॉर्म में
बट जाते हैं। अब ये इस तरीके से जो है फॉर्मेशन ले लेंगे। अब ये जो है बहुत ज़्यादा, इसमें भी वाटर का रिएक्शन होगा, है ना, एयर का रिएक्शन होंगे, तो इस तरीके से क्या है लाखों साल के बाद जो है पूरा सॉइल का ये फॉर्मेशन कर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से सॉइल का फॉर्मेशन तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं अपने से सॉइल बन जाएगा, नहीं, यहाँ पे जो फोर्स कंट्रीब्यूट करता है वो है टेम्परेचर का, जैसे कि चेंज होना, रनिंग वाटर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, जो एक्टिविटी है, डिकम्पोजर एक्टिविटी है, ये सब यहाँ पे हो रहे हैं, और इसी के थ्रू जो नेचुरल फोर्सेस हैं जो कंट्रीब्यूट यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, तो जो सॉइल होता है, आप सॉइल को भी कई तरीके से डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो सॉइल का सबसे पहले बात तो ध्यान से समझना, जितना भी यहाँ पे सॉइल का टाइप्स कवर करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वन बाय वन करके गो थ्रू करना है। पहला जो इम्पोर्टेंट सॉइल है वो एलुअल सॉइल है। एलुअल सॉइल जो कि जो नदर्न इंडिया है, यहाँ पे ये जितना दिख रहा है ना, ये पूरा एलुअल सॉइल का ही एग्जाम्पल है। एलुअल सॉइल जो कि नदर्न प्लेन, ये नदर्न प्लेन है अभी जो ड्राव किया हूँ, राजस्थान गुजरात एरिया हो गया, प्लस महानदी गोदावरी कृष्णा जो कावेरी रिवर हो गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एलुअल सॉइल। क्यों एलुअल सॉइल यहाँ पे देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे रिवर का ओरिजिनेट हो रहा है ना, क्या हो रहे हैं, रिवर का ओरिजिनेट ना बोलो, रिवर का यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, रिवर का बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो इसी वजह से जो है यहाँ का ज़मीन उपजाऊ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैंड हो गया, सिल्ट क्ले हो गया, यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी के साथ जो है एक होता है ओल्ड एलुअल और एक होता है न्यू एलुअल। ये इसको क्या बोलोगे? देखो एक्चुअल में होता क्या है, ओल्ड एलुअल और न्यू एलुअल में इस तरीके से जो है वाटर फ्लो हो रहा है या फिर रिवर का फ्लो हो रहा है। अब रिवर फ्लो हो रहा है तो इसमें भी कई बार क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाते हैं, फ्लडिंग हो जाता है। तो ये बाढ़ आ रहा है या फिर फ्लडिंग हो रहा है, तो अपने साथ जितना भी सिल्ट ला रहे हैं या फिर अपने साथ जितना भी अवसाद ये सब चीज़ को ला रहे हैं, चट्टाने हो गए, बोल्डर्स हो गए, इन सब को लाएगा तो इस तरीके से जो है अपने साइड में डिपॉजिट करना स्टार्ट करते हैं। तो जब ये डिपॉजिट करेंगे, तो ये डिपॉजिट इस तरीके से करते हुए, तो जब पहला बार डिपॉजिट करेंगे तो इसको बोलोगे न्यू एलुअल सॉइल। न्यू एलुअल सॉइल इसी को बोले जाते हैं खादर। लेकिन ये तो डिपॉजिट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़े जाएगा, है ना, इस तरीके से आगे। लेकिन इसमें नया तो सॉइल आ रहे हैं, लेकिन बाकी का जो अदर सॉइल बच गया है, इस अदर सॉइल को यहाँ पे बोले जाते हैं बांगर। ठीक है, समझ आ रहा है, क्योंकि वो ओल्ड हो गए। तो जो न्यू सॉइल है, न्यू सॉइल ही बाद में यहाँ पे जाके क्या बन रहे हैं, ओल्ड सॉइल में ही कन्वर्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ और याद रखना कि जो एलुअल सॉइल होते हैं ये पोटास में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बहुत ज़्यादा मिलता है, लाइम में भी रिच होते हैं, जो कि शुगर केन, पेडी, वीट हो गया, सीरियल पल्सेस हो गया, इन सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आइडल होते हैं, इसको कल्टीवेट किए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन, जो पॉपुलेशंस का ग्रोथ देखने को मिलता है, वो यहीं पे देखने को मिलता है, एलुअल सॉइल के पास। नेक्स्ट जो सॉइल आता है ब्लैक सॉइल, इसे रेगुलर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, और इसे जो है ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। कलर और इसका अदर नेम, जैसे कि ब्लैक कलर, कलर ब्लैक इसका होता है, इसलिए इसे इसे जो है ब्लैक सॉइल भी बोल देते हैं। रेगुलर सॉइल तो इसको बोल ही देते हैं। ठीक है, क्यों रेगुलर सॉइल बोलते हैं, इसको सब आगे कवर करते हैं। देखो इसका जो है फिगर यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो मोस्टली जो कंसेंट्रेशंस लोकेशंस हमें देखने को मिलता है कि ये जो मालवा रीजन हो गया, जिसमें से कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ का आ गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना, मध्य प्रदेश हो गया, इसमें ही मोस्टली इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने को मिलता है। इसमें टेक्सचर जैसे कि यहाँ पे फाइन टेक्सचर होता है, रिच होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम हो गया, इन सब में रिच होते हैं। पुअर जो फास्फोरिक कंटेंट है, इसमें ये जो है पुअर होते हैं। तो वन वन थोड़ा सा एक बार गो थ्रू बस करना है इसमें, क्योंकि पूरा ये फैक्चुअल ही पार्ट है, क्योंकि इसको लास्ट मिनट रिविजन्स करना है, तो जस्ट एक बार गो थ्रू ही बस इसको कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट रेड एंड येलो सॉइल आते हैं। रेड एंड येलो सॉइल जिसमें से क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक होता है, और इसी में जो है लो रेनफॉल एरिया देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ पे कम रेनफॉल होगा वहाँ पे रेड और येलो सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि दक्कन प्लाटू एरिया हो गया, छत्तीसगढ़ उड़ीसा हो गया, वेस्टर्न घाट हो गए, इन सब चीज़ में ही इसका मेजरली कॉन्सेंट्रेशन होता है। और जो येलो सॉइल है, ये येलो सॉइल जो है ये हाइड्रेट, जो रेड सॉइल होता है जो आयरन कंबाइन करते हैं वाटर के साथ, तब ये येलो कलर के यहाँ पे अपीयरेंस में आते हैं। इस तरीके से येलो कलर भी यहाँ पे होते हैं।
नेक्स्ट आएगा यहाँ पे लेटराइट सॉइल। जो लेटराइट सॉइल हैं, लेटर लेटर मतलब क्या होता है, ब्रिक होते हैं। तो जो लेटराइट सॉइल है इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा होता है, इसी की वजह से जो है ये रेड कलर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, अपरेंट हो जाते हैं। अगर ईंट देखे होंगे तो सेम वही टाइप से ये जो है वही सेम कलर का यहाँ पे होता है। कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, फिर वेस्टर्न घाट कुछ पार्ट हो गया उड़ीसा का, कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल का हो गया, इसमें इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ही होता है। फिर एरिड सॉइल आ गए। एरिड सॉइल मतलब जहाँ पे रेनफॉल का लेवल जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम होंगे, है ना, कम रेनफॉल होंगे, जिसमें से कलर और टेक्सचर अगर देखोगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्राउनिश कलर होते हैं, है ना, सैंडी टेक्सचर होते हैं, सलाइन होते हैं नेचर में, जो कि इरीगेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। वेस्टर्न राजस्थान बहुत फेमस एग्जाम्पल है जहाँ पे इस तरीके के सॉइल देखने को मिलता है। सेम जो है फॉरेस्ट सॉइल आते हैं, जो माउंटेनियस एरिया रेनफॉल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये वैली साइड हो गया, जो लोमी सिल्ट हो गया, इस तरीके से इसका मोस्टली जो टेक्सचर होते हैं वो देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो भी कवर किए जाते हैं। एग्रीकल्चर थोड़ा सा यहाँ पे देखो, जो फर्टाइल एरिया है वहाँ पे तो एग्रीकल्चर कवर कर लोगे, लेकिन जहाँ पे फर्टाइल एरिया नहीं है या फिर जहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे फार्मिंग उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ को थोड़ा सा याद रखने की हमें ज़रूरत है। बाकी देखो सॉइल का ना एक दिक्कत यह है कि सॉइल भी बहुत ज़्यादा इरोजन होते हैं। सॉइल इरोजन, इरोजन का मतलब होता है कि सॉइल का नष्ट होना। ठीक है, सॉइल मतलब तो मिट्टी है तो समझ आ गया, लेकिन मिट्टी का भी बहुत ज़्यादा इरोजन देखने को मिलता है। कैसे इरोजन? ये जो इरोजन होता है वो कई तरीके के होते हैं। देखो यहाँ पे 3 टाइप्स हैं जिसे कवर करना है। पहला गली इरोजन, सेकेंड सीट इरोजन और थर्ड यहाँ पे आता है विंड इरोजन। जो गली इरोजन होते हैं ना, जिसमें से डिप चैनल यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, बैडलैंड हो गया, चंबल, वेरिन, ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो गली इरोजन होते हैं वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से देखो, यहाँ पे एक्चुअली वाटर ही फ्लो हुए होंगे, वाटर ही फ्लो हुए होंगे, लेकिन इस तरीके से क्या कर रहे हैं, पूरा इरोड कर दिए हैं। इसको एग्जाम्पल दिए जाते हैं गली इरोजन्स का। फिर नेक्स्ट आता है सीट इरोजन। सीट इरोजन मतलब इस तरीके से थोड़ा सा सीट वाइज में, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, देखे भी होंगे। इस तरीके से सीट वाइज में इसका जो है इरोजन हो जाते हैं। क्यों इरोजन इस तरीके से होते हैं? क्योंकि जो वाटर होते हैं, जो सीट होते हैं, वो लार्ज एरिया में कवर हो जाते हैं। जो वाटर फ्लो होते हैं वो लार्ज एरिया में कवर होते हैं इसलिए। और ये इसका जो स्लोप है वो पूरा जेंटल होते हैं, उतना ज़्यादा स्टिप नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पे भी देख सकते हो कि उतना ज़्यादा स्टिप नहीं है। एक होता है विंड ओरज, विंड इरोजन। अब इसको समझो, ये जो फिगर है इसको लग रहा होगा कि कैसे इसको जो है ड्रॉ किए होंगे, कोई ड्रॉ यहाँ पे नहीं किए। ये एक्चुअल में इस तरीके के इरोजन होते हैं, है ना, एक्चुअल में होते हैं इस तरीके के। ये होता कैसे हैं कि बार बार जो है इसमें विंड आएगा, टेम्परेचर तो है ही है, टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, बार बार इसमें जो है विंड आ रहे हैं। तो विंड आने की वजह से जितना जो रॉक है, जो कमजोर रॉक होते हैं, वो बार बार विंड पड़ने की वजह से क्या हो जाते हैं, पूरा टूट जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो कठोर चट्टाने होते हैं जैसे कि ये वाला, तो जैसे के तैसे जो है फ्रेम रहते ही है। तो इसी तरीके से जो है विंड का प्रॉपर तरीके से क्या होता है, इरोजन हो जाते हैं। और ये मोस्टली जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात का कुछ पार्ट हो गया, थार डिजर्ट हो गया, उसमें मोस्ट कॉमन ये देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ये वही देखने को मिलता है। लेकिन क्या है कि सॉइल का अगर इरोजन हो रहा है तो उसका कंजर्वेशन भी हो सकता है। सॉइल को हम लोग कंजर्व भी कर सकते हैं। अब कंजर्व कई तरीके कर सकते हो। पहला जो है काउंटर प्लगिंग कर दो। काउंटर प्लगिंग मतलब इसी तरीके से देखो, ये चीज़ दिख रहे हैं कि कोई स्लोप एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करके उसको लाइन ड्रॉ कर दो। इससे क्या होगा कि जो वाटर का फ्लो होगा वो पहले क्या होंगे, इस तरीके से स्टिप होंगे, मतलब इसका स्पीड ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा स्पीड होंगे तो उतना ज़्यादा क्या करेंगे, ये इरोजन्स कर देंगे। तो उसी इरोजन्स को रोकने के लिए इस तरीके से स्टिप कर दो। इससे क्या होगा कि जो वाटर का फ्लो है वो स्लो हो जाएगा, और जैसे स्लो होंगे तो जो सॉइल का इरोजन हो रहा है वो कम हो जाएगा। उसी के साथ टेरेस फार्मिंग कर सकते हो इस तरीके से। इससे क्या होगा कि जो सॉइल का इरोजन हो रहा है उसको भी रोक सकते हो। साथ ही साथ स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये जो सिंगल लाइन बाय लाइन जो क्रॉपिंग दिख रहा है ना, इस तरीके से कर सकते हो। इससे जो वाटर का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा।
जितना कम वाटर फ्लो होंगे उसमें जो वाटर का जो लॉसेस हैं, जो सॉइल का इरोजन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही कम हो जाएगा। फिर शेल्टर बेल्ट या फिर ट्री लाइन, इस तरीके से भी सॉइल का इरोजन जो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसको कम किया जा सकता है। बाकी ये तो रहा पूरा कंप्लीट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इस क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर भी है, सब लिंक में है ना, डिस्क्रिप्शन में है, तो मैसेज वहाँ से कर सकते हो। फिर मिलते हैं चलो अब नेक्स्ट क्लास में, है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।